चलिए बहुत बढ़िया, राधे राधे, खूब मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झकास रहिए। घर में सब लोग अच्छे हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आप सब लोग रिवीजन करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और सुकून की नींद भी लेते रहिए, समय से खाना पीना खाते रहिए, मस्त रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर, क्लास 11th का जो हमारा दिगंत भाग 1 है, हिंदी का किताब, उसमें हम गद्य खंड आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कविता की परख चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट किया था। आज हम इसके जस्ट बाद का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें झांसी की रानी के बारे में, उनके वीरता का बखान है। और चैप्टर का नाम है आंखों देखा गदर। क्या नाम है? आंखों देखा गदर। और इस चैप्टर का हम लोग आज अभी कवि का परिचय करेंगे, विष्णु भट्ट जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि यही इस चैप्टर के रचनाकार रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं हम लोग। विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये उस वक्त की घटना है, उस वक्त का ये सारा चरित्र चित्रण किया गया है जिस वक्त ये भी मौजूद थे और इन्होंने भी कुछ कुछ चीज़ें देखा है, वो भी साथ में थे, इसलिए इन्होंने ये चीज़ लिखा है। इनका जन्म 1828 में होता है। कब होता है प्यारे बच्चों? 1828 में विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जी का जन्म होता है। महाराष्ट्र रायगढ़ के वरसई गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है, इसलिए वरसईकर भी लगा है उपनाम में। पिताजी का नाम था पंडित बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम था? पंडित बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट के ये क्या थे प्यारे बच्चों? पुत्र थे विष्णु भट्ट गोडसे। शिक्षा की बात करें हम तो ये स्वाध्याय के द्वारा परंपरागत रूप में संस्कृत और मराठी का ज्ञान रखते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में मराठी इनको ज्यादा ही मतलब वहां पे चलता है, खुद से अध्ययन करके। अब पुरोहिती कर्मकांड यानी कि पूजा पाठ वगैरह वाली चीजें थी, पुरोहिती कर्मकांड करते थे, कृषि करते थे। एकमात्र माझा प्रवास यानी कि मेरा प्रवास इन्होंने पूरी मराठी में लिखी है, इनकी कृति है, रचना है ये एकमात्र माझा प्रवास। बस इन्होंने ये लिखा है माझा प्रवास यानी कि मेरा प्रवास। माझा मतलब मेरा होता है, माझा का मतलब क्या होता है? मेरा, मराठी में। तो माझा प्रवास का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? मेरा प्रवास। मूल मराठी में ही लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए व्यक्तित्व की बात करें, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तेजस्वी थे, ऊंचे, भव्य और गोरे रंग के थे। एकदम लंबा कद था, गोरे रंग के थे, अच्छे व्यक्तित्व थे, तेजस्वी थे। भारत का जब पहला स्वाधीनता संग्राम चला था प्यारे बच्चों 1857, वो जो 1857 का गदर था, 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इनका लेखनी ही बहुत बड़ा चीज है, ये लेखक नहीं थे। बट 1857 की जो क्रांति थी, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, जो जंग छिड़ा था प्यारे बच्चों, आंखों देखा गदर, इन्होंने आंखों से देखा है। ऐसा नहीं है कि ये पेशे से लेखक रहे हैं, इनका पेशा ही है लिखना, नहीं नहीं, कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। लेकिन 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप में, प्रमाण के तौर पे ये प्रस्तुत करने वाले पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जी कोई लेखक नहीं थे। वे आजीविका से कर्मकांडी और पुरोहित थे। बिल्कुल सही बात है, कर्मकांड करके अपना आजीविका चला लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। खेती भी ठीक ठाक थी, थोड़ी बहुत खेती भी थी, किंतु अपर्याप्त था। बहुत ज्यादा खेती नहीं था, अपर्याप्त था, पर्याप्त नहीं था। इसलिए अपना कर्मकांडी करके, पुरोहिती करके, अपना पूजा पाठ जो भी था करके करा के अपना परिवार जीविका चलाते थे। परिवार को ऋण मुक्त करने तथा उसके समुचित निर्वाह के लिए कुछ धन प्राप्त करने के प्रयोजन से वे उत्तर भारत की ओर आए थे।
इनके परिवार में कुछ कर्जा था, ऋण था, तो उस परिवार को ऋण मुक्त कराने के लिए, समझ के चलिए जिस तरीके से लिखा है, और पूरे परिवार का निर्वहन करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए इन्होंने सोचा कि कुछ धन कमा लिया जाए, और कुछ धन की प्राप्ति के लिए उसी उद्देश्य से, उसी प्रयोजन से वे उत्तर भारत की ओर जाते हैं, लेकिन सन 57 के गदर में फंस जाते हैं। उधर गए हैं और 1857 की क्रांति ऐसी छिड़ गई कि वो फंस गए उधर ही क्या हो गए प्यारे बच्चों, फंस गए थे। उन्हें मथुरा जाना था, जहां ग्वालियर की राजमाता वायजाबाई शिंदे सर्वतोमुखी यज्ञ करवाने जा रही थी। इनको जाना था वहां पे, क्योंकि वहां पे ग्वालियर की जो राजमाता थी वायजाबाई शिंदे, ये एक बहुत भव्य यज्ञ करवाने जा रही थी, और इसी यज्ञ में, चूंकि ये पुरोहिती थे, पंडित पूजा पाठ वाला काम कराते थे, इनको वहां पे जाना था ताकि कुछ धन कमा सके, मथुरा जाना था। यज्ञ में पौरोहित्य के द्वारा दान में कुछ आय हो जाने की प्रत्याशा थी उन्हें, उनको लगा था कि मुझे यज्ञ में कुछ दान में कुछ मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा, उसी के प्रति आशा लेकर के, प्रति आशा, जैसे इति धन आदि इत्यादि बनता है, इति धन आदि इत्यादि बनता है, प्रति धन आशा प्रत्याशा बनता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, प्रत्याशा बनता है। अब मार्च 57 में बैलगाड़ी से वे पुणे पहुंचे और वहां से इंदौर, अहमदनगर, धुलिया, सतपुड़ा होते हुए मध्य प्रदेश में महू पहुंचते हैं। सुनिए, उस समय बैल का जमाना था, बैलगाड़ी से पहुंचे पुणे, और फिर वहां से जाते हैं इंदौर, अहमदनगर, धुलिया, सतपुड़ा, ये सब होते हुए मध्य प्रदेश में महू पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिपाहियों से क्रांति की खबरें पहली बार मिली। जब वहां पे वो पहुंचे, महू में पहुंचे, मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचे महू में, तो उनको सिपाहियों से खबर मिली कि भाई अब क्रांति होने वाली है, जंग छिड़ने वाली है। क्या पता चला प्यारे बच्चों, कि क्रांति होने वाली है, खबरें पहली बार मिली। सिपाहियों के मना करने पर भी वे आगे बढ़ते हुए उज्जैन चले गए, धारा होते हुए ग्वालियर पहुंच गए। सिपाही ने मना किया कि मत जाओ आगे भैया, क्रांति होने वाली है, कुछ हो जाएगा तो फिर समझना तुम। तो मना करने के बावजूद भी ये आगे बढ़ते हुए कहां चले गए, ग्वालियर पहुंच गए, क्योंकि इनको प्यारे बच्चों ग्वालियर की राजमाता, जिनका नाम था वायजाबाई शिंदे, जो यज्ञ करवाने जा रही थी, वहीं पे पहुंचना था। ये ग्वालियर पहुंच गए। इस बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को नजदीक से प्रत्यक्ष देखा और सुना, और इसी दौर में, इसी बीच प्यारे बच्चों, ये आंखों देखा गदर, यानी कि ये जो चैप्टर है इनके सामने प्रस्तुत हुआ, फिर ये एक चैप्टर बन गया। गदर की घटनाओं को, यहां से तो हो गया। हाँ, वे झांसी आकर फंस गए, झांसी में जाके फंस गए। वहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए और उनका आश्रय और विश्वास प्राप्त कर काफी दिनों तक उनके साथ किले में ही रहे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनके संपर्क में आकर के, एकदम सीधे तौर पर प्रत्यक्ष संपर्क में आना, यानी कि डायरेक्टली संपर्क में आकर के उनके यहां रहना, उनका विश्वास जीत जाना, और ऐसे में काफी दिन तक उनके साथ उन्हीं के किले में रहे। अनेक कष्ट सहकर उन्होंने उत्तर भारत की कई तीर्थों की यात्रा की और लगभग 2.5 साल बाद अपने गांव वरसई वापस लौटे थे। 2.5 साल बाद वापस गांव लौटे थे। वहां पर बहुत कष्ट सह करके, बहुत संघर्ष करके उन्होंने उत्तर भारत के कई सारे तीर्थ की यात्रा की और लगभग 2.5 साल के बाद अपने गांव वरसई पहुंचते हैं, महाराष्ट्र में। अपने यजमान, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान जो थे श्री चिंतामणि विनायक वैद्य, ठीक है, सुनिए, अपने यजमान जो पूजा पाठ कराते हैं ना, उनके यजमान लोग होते हैं जिनके यहां वो कराते हैं। यजमान जो थे एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था श्री चिंतामणि विनायक। उनके आग्रह करने पर, उनके अनुरोध करने पर उन्होंने यात्रा का आंखों देखा भुगता सारा हाल अपनी उत्कृष्ट स्मृति के आधार पर लिखा, माझा प्रवास।
अब ये सारी चीजें जो उन्होंने यात्रा शुरू की, जहां से शुरू की और वापस जहां तक पहुंचे, ये पूरा का पूरा जितना भी ये आंखों देखा गदर भुगता सब कुछ लिख दिए। माझा प्रवास का मतलब मेरा प्रवास, मेरा प्रवास। अब प्रवासिनी, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भारत माता ग्रामवासिनी, उसी में एक प्रवासिनी भी लिखा है। प्रवास का मतलब होता है गैर से, कहीं गैर लोग जो कहीं बाहर से आकर के रहते हैं, वही। तो ये माझा प्रवास, मेरा प्रवास। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक अमृतलाल नागर ने माझा प्रवास का प्रमाणिक भाषांतर 20वीं शती के चौथे दशक में ही आंखों देखा गदर नाम से किया था। अब ये जो जितनी भी घटना पंडित विष्णु भट्ट वरसईकर जी देखे थे, उसको उन्होंने लिख दिया किसमें? माझा प्रवास में। यानी कि ये रचना पूरी तरह से मराठी भाषा में लिखी गई थी। प्यारे बच्चों बताओ सब लोग, माझा प्रवास किस भाषा में लिखी गई है? माझा प्रवास पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर की एकमात्र रचना है जो शुद्ध मराठी में लिखा गया है। और इसी रचना का हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, कथाकार, लेखक, प्रसिद्ध, फेमस, जिनका नाम रहा अमृतलाल नागर, इन्होंने इस मराठी भाषा में लिखे गए माझा 2.5 साल मतलब क्या होता है? अरे बाप रे, 2.5 साल का मतलब 2.5 साल नहीं समझ में आता है। 2 वर्ष 6 महीना के बाद, यानी कि 30 महीना को 2.5 साल कहा जाता है। 12 महीना का 1 साल हुआ, तो 24 महीना का 2 साल हुआ, और फिर 12 का आधा 6 होता है। तो 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीने के बाद। समझ में आ गया? एक बच्ची पूछ रही है। जी हाँ जी, इसी रचना को, माझा प्रवास को मराठी से अनुवाद किया गया, भाषांतर किया गया, और तब 20वीं शती के चौथे दशक में यह लिखा गया आंखों देखा गदर। इसका नाम रखा गया आंखों देखा गदर। यह पाठ उसी भाषांतरित रूप से संकलित, संपादित कर यहां प्रस्तुत किया गया है। कहां से? माझा प्रवास से। पाठ में पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के झांसी प्रवास, झांसी में रहना, और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े जितने भी याद हैं, अविकल रूप में सारी चीजें प्रस्तुत है इस चैप्टर के अंदर। इस पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर प्यारे बच्चों, वो सारी चीजें हैं। रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की जो क्रांति था, वो जो गद्दर था, वो सारा कुछ इन्होंने देखा है, साथ में रह के लड़ा भी है। तो क्या क्या चीजें हुई शुरू से लेके अंत तक, ये सब इस चैप्टर के अंदर लिखा गया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अब ये लाइन, आंखों देखा गदर। चैत का महीना आन पहुंचा, गर्मी के झोंके लगने लगे, वसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का राज्य स्थापित हो गया। ध्यान से सुनिए सभी लोग, चैत का महीना आ गया था। चैत का महीना जानते हो सब लोग, जब हम लोग का फसल की कटाई होने लगती है। गर्मी के झोंके लगने लगे थे, क्योंकि गर्मी अब आने लगा है और अब बसंत ऋतु खत्म, ग्रीष्म आ गया है। यह तो निश्चित ही हो चुका था कि झांसी में लड़ाई होगी, इसलिए कुछ सावधान नागरिक अपने औरत, बच्चों और धन दौलत को लेकर ग्वालियर चले गए। कहीं ना कहीं से सबको संकेत मिल गया था, इशारे मिल गए थे कि भैया झांसी में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है, लड़ाई जरूर होगी। तो जो लोग सावधान थे, जिनको पहले से पता चल गया था, जो इस चीज को लेकर के, जो नागरिक सावधान रहे, वो अपने बाल बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, धन दौलत को लेकर के ग्वालियर पहुंच गए। वहां से, ग्वालियर एक शहर है, शहर का नाम है। चैत बीता, बैसाख आ गया। एक दिन शहर के दक्षिण की ओर मैदान में तंबू दिखाई पड़ने लगे और इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देती थी। कहां पे? एक दिन शहर के दक्षिण दिशा की ओर मैदान में तंबू, टेंट, ऐसा लगा कि टेंट लगा लगा के कुछ लोग रह रहे हैं। इधर उधर आग की रोशनी भी दिखाई देती थी। सांझ के समय हम लोग किले के ऊंचे बुर्ज पर देखने लगे तो शहर के चारों ओर जगह जगह पर तंबू गाड़कर पलटने उतरी हुई दिखाई दी। जब हम लोग किले के ऊपर, सबसे ऊपरी छोर पर पहुंचे, वहां से देखे तो शहर के चारों तरफ बाहर में तंबू गड़े हुए दिख रहे हैं और वहां पे पलटन यानी कि फौज दिख रही है।
पलटने दिख रही हैं, जगह जगह पर तंबू गाड़ करके पलटने उतरी हुई दिखाई दी। चारों तरफ हलचल मच रही थी। चढ़ाई हो गई है यह देखकर रात में बाई साहब खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगे। बाई साहब घबरा गईं। हालांकि चढ़ाई हो गई है मतलब हलचल मच गया है चारों तरफ से, ये सब कुछ देख करके जो बाई साहब थी वो खुद किले पर आई और शहर की दीवारों पर घूम घूम करके बंदोबस्त करने लगी, यानी कि पूरी तरीके से रख रखाव की कोशिश की जाने लगी। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक समझ में आ गई? अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछिए। बाई साहब खुद किले पर आकर के शहर की चारों तरफ घूम घूम करके दीवारों को देख करके बंदोबस्त कराने लगी, मरम्मत कराने लगी कि भैया इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, यानी कि किसी भी तरीके से वो अपनी सुरक्षा की बात कर रही थी, प्रजा की सुरक्षा की सोच रही थी, क्योंकि पलटने बाहर आ चुकी थी। यहां पर देखिए चारों तरफ हलचल मच रही थी, चढ़ाई हो गई है यह देखकर रात में बाई साहब खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम करके बंदोबस्त करने लगी। फाटकों के पास, फाटक मतलब दरवाजा, फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियां और उनके साथ एक एक बहादुर और भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए। किले के चारों तरफ जो फाटक थे और या शहर के मतलब हाँ किले के चारों तरफ जो फाटक थे वहां पर कुछ सिपाहियों का झुंड लगा दिया गया, टुकड़ियां, कुछ कुछ सिपाही और उनके साथ एक एक बहादुर और भरोसे वाला सरदार लगा दिया गया। दूसरे दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन सवेरे यानी कि सुबह में शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए, कमान बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 लोग वहां पर दौड़ते हुए आए। 1857 की क्रांति है प्यारे बच्चों। किले के पश्चिम की तरफ आकर दीवार की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही हमारी तरफ के दक्ष और होशियार गोलंदाज ने तोप में पलीता रख दिया। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। यानी कि अब सुनिए, किले के पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिमी भाग की ओर वो दीवार की तरफ बढ़ने लगे। तब तक हमारी तरफ से जो होशियार और मजबूत दिल वाला जो आदमी थे, गोलंदाज थे, जो गोले बरसाते थे, वो लोग तोप में पलीता रख के उड़ा दिया। 10-5 उधर के मर गए और बाकी सब भाग गए अंग्रेज। इस तरह पहले दिन अंग्रेजी फौज शहर के चारों तरफ मोर्चे बांधने का प्रयत्न करती थी। अंग्रेजी जो आए थे अंग्रेज, वो लोग शहर के चारों तरफ पहले दिन शहर के चारों तरफ अपना अपना मोर्चा, कमान बांधने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे गोलंदाज जो थे, यानी ये लेखक कह रहे हैं, क्योंकि लेखक विष्णु भट्ट गोडसे जी किले में बाई साहब के साथ रहते थे, इनके साथ रहते थे, वहां पर इन्होंने अपना भरोसा जीता था। इसलिए वो कह रहे हैं कि अंग्रेज मोर्चा बांधने के लिए हमारे गोलंदाज, अंग्रेज बहुत कोशिश किए लेकिन हमारे गोलंदाज उनके चिथड़े उड़ाकर रख देते थे, मतलब खत्म कहानी, टाटा बाय बाय हो जाता था। दूसरे दिन भी इसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पीले पड़े थे, यानी कि खूब कोशिश किए, प्रयत्न किए, लेकिन मोर्चा नहीं बंध सका। शहर में जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहां से मोर्चा लागू होता है, लेकिन यह जानकारी भी बहुत थोड़े लोगों को थी। अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर ही अंग्रेजों को इस बात का जानकारी मिल गया था। इसलिए क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों कि घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। कुछ लोगों को बात पता था कि किले पर कहां से निशाना बनाया जा सकता है, किले पर कहां से मोर्चा चढ़ाई की जा सकती है, कहां से अंदर प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ से बंद था। कुछ लोगों को ही ये बात पता थी। लेकिन अब आप कहिए, षड्यंत्र, ऐसा कहिए, ऐसा षड्यंत्र हुआ कि चाहे वो अंदर के षड्यंत्र के कारण या बाहर के कारण, अंग्रेजों को उन मोर्चों के बारे में पता चल गया था। अंग्रेजों को उन मोर्चों के बारे में प्यारे बच्चों पता चल गया था। 1 मिनट, एक अर्जेंट कॉल लग रहा है। हाँ, तो इस बात का जानकारी मिला। यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज मौके समझ गए। अंग्रेजों को पता चल गया कि कहां से निशाना करना है, कहां से अंदर प्रवेश करना है।
फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे। किले को पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। सुनिए, अंग्रेज मौके समझ गए। अंग्रेजों को पता चल गया कि कब यहां पर निशाना साधना है, कहां से अटैक करना है। रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर, अपना निशाना बनाकर कि हमें यहां यहां, पूरा प्लान बना लिया उन लोगों ने कि हमें यहां यहां चलना है, इतने बजे चलना है। साधारण मोर्चे बांध लिए उन्होंने। 4 घड़ी रात रहे, यानी कि रात अभी जैसे पहर होता है ना, वैसे ही अभी रात ठीक ठाक थी। तब तक पश्चिमी साइड से अंग्रेजों की दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी, यानी अंग्रेज तोप बरसाने लगे, गोले बरसाने लगे। इधर वायव्य, वायव्य दिशा होता है प्यारे बच्चों, उत्तर पश्चिम को वायव्य कहा जाता है। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाता है? वायव्य। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भी तोप गोले बरसाने लगे, यानी लगातार 2-3 जगहों से अटैक होने लगा। यह देख करके बाई साहब को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस मोर्चे के बारे में किसी को पता नहीं था। अगर अंग्रेजों ने अटैक किया, उस निशाने को अटैक किया, उस दरवाजे पे अटैक किया, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। आस्तीन का सांप कहते हैं प्यारे बच्चों, जब अपने ही लोग अपने ही घर का शत्रु बन जाए तो बहुत तकलीफ होता है। तो इसीलिए कभी भी यहां पे हमें एक सीखने की जरूरत है, हमें अपने परिवार में इस चीज को लागू करने की जरूरत है कि कभी भी परिवार में किसी भी तरह का तनाव हो, किसी भी तरीके का टेंशन हो, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग मजे लेने के लिए होते हैं प्यारे बच्चों। आपका संगठित परिवार देखकर कोई खुश नहीं रहेगा, यह सच्चाई है। अगर आपका पूरा परिवार संगठित है, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, मिलजुल के मतलब खा पी रहे हैं, अच्छा जीवन यापन चल रहा है, तो ये सोचिए कि आपके आसपास के जितने भी बाहर के लोग हैं उनको इस बात का बहुत दुख है। वो चाहते हैं कि कब आपका परिवार फूट जाए। तो कभी भी जब अपने परिवार में भी किसी भी तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के नोक झोंक हो, तो ये आगे आपके जीवन के लिए मंत्र बता देते हैं, परिवार की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि परिवार फूटे, घर फूटे तो गांव लूटता है, और गांव जब फूटेगा तो जवार लूटता है। इसलिए लूटने का मौका मत दो। लड़ेंगे भी एक साथ, रहेंगे भी एक साथ, हंसेंगे भी एक साथ, रोएंगे भी एक साथ, सब कुछ। तो इसलिए ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान रखिए, बाई साहब को बड़ा तकलीफ हुआ, ये देख करके बहुत दुख हुआ, क्योंकि निराशा की ये पहली सीढ़ी से उनका पैर लगा। सबसे पहला कदम निराशा लगा उनको। पहले कदम पे ही वो निराश हो गई, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था। परंतु वह जरा भी न डगमगाई। अब तो हिम्मत से काम लेना है, अब तो धैर्य से काम लेना है, क्योंकि पूरे झांसी में अब ये किले पर आक्रमण होने की तैयारी चल रही थी। जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात किए और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर खपने लगी। बाई साहब भी खुद कमान संभालने लगी, मोर्चा संभालने लगी कि कहां से अंग्रेज अटैक न कर दें। इसलिए वो भी खुद, सिपाही भी तो अटैक कर ही दी, मतलब सिपाही को तैनात कर दिया गया, लेकिन अब बाई साहब भी खुद उन सब चीजों पर ध्यान देने लगे। शहर पर तोप के गोले शुरू होने से रैयत को बड़ा त्रास हुआ। रैयत किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रजा। रैयत का मतलब हो गया प्रजा। शहर पर लगातार तोप के गोले शुरू हो गए। इधर से बाई साहब की टीम, उधर से अंग्रेज गोले बरसाने लगे, और बीच में जो आसपास जनता जी त्राहिमाम हो गई, प्रजा की त्राहिमाम। एक आध गोला रास्ते में पड़ा तो फूट कर 10-20-50 को घायल करता था। कहीं पर भी अगर गोला फट जाए, गिर जाए, कहीं पे भी आसपास किसी के घर पे, किसी के दरवाजे पे, किसी के रास्ते में, तो आसपास के 10-20-50 को घायल कर देता था। 10-5 मर भी जाते थे लोग। तो प्रजा को बड़ा दिक्कत हुआ। किसी घर पर पड़ा तो वो जल के भस्म हो जाता था, उसके धक्के से आसपास के छोटे खंडहर भी गिर जाते थे। मतलब भाई बारूद है, बम है, गोले हैं, आग लग जाती थी वहां पर।
परंतु बाई साहब ने शहर में बम्बों का इंतजाम बड़ा अच्छा कर रखा था। आग लगी नहीं कि बम्बे तुरंत बुझा देते थे। बम्बू जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, उसकी पूरी इंतजाम उन्होंने कर रखा था। शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। इधर उधर आने जाने से लोग घबराते थे। अब देखिए, जहां पर आक्रमण होने लगे, जहां पे बम गोले बरसाए जाने लगे, वहां पे कैसे ही कोई धंधा करेगा और कैसे कोई घर से बाहर निकलेगा। तो आना जाना हो गया बंद, धंधे हो गए ठप। इधर बाई साहब ने भी अपनी तरफ से अंग्रेजों की जबरदस्त नाकाबंदी शुरू कर दी। बाई साहब भाई कोई आम आदमी थोड़ी थी, तनी बाहुबली शक्तिशाली कहिए, इच्छा शक्ति मजबूत, दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अंग्रेजों के साथ भिड़ गई। अंग्रेजों की तरफ के बहुत से लोग मारे गए। अंग्रेजों के तरफ से बहुत से लोग मारे गए। चौथे दिन दोपहर में अंग्रेजों ने किले के दक्षिण बुर्ज की तोप को बंद कर दिया, इधर से अटैक करना बंद कर दिया। उस तोप पर कोई गोलंदाज टिक ही नहीं पाता था, क्योंकि किले के जो गोलंदाज थे उनके गोलंदाज को खत्म कर देते थे। लोगों में बड़ी हौलदिली फैल गई। तभी पश्चिमी बुर्ज वाले हमारे गोलंदाज ने अपने मोर्चे की तोप दक्षिण की तरफ लगा दी। दूरबीन से बेचूक निशाना साध कर तोप में पलीता लगाया और तीसरे धमाके में ही अंग्रेजों के उत्तम गोलंदाज को ठंडा कर दिया। अच्छा, अंग्रेजों में बड़ा अच्छा एक गोलंदाज था, बड़ा अच्छा गोलंदाज था, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। तब जाकर के इस तरीके से किया गया, दूरबीन से निशाना साध करके, तब जाके तोप में बम डाला गया, गोले बारूद डाले गए और तीसरा जो धमाका हुआ, तब जाके वो अंग्रेजों का सबसे बढ़िया जो गोलंदाज था खत्म हो गया। टाटा बाय बाय। और फिर इस तरह दक्षिण की तोप फिर चालू करके उसने अंग्रेजों की तोप को बंद कर दी। रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। रात में शहर पे, पूरे शहर में, और किला जो बाई साहब का किला था उस पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला जब तोप से उड़ता था तो एक छोटी सी गेंद सा दिखाई देता था, गेंद की तरह दिखता था। और ये लाल भड़के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरह कहीं इधर तो कभी उधर। आप देखिएगा अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो माहौल चल रहा था, रात के समय में कैसे बड़े बड़े गोले दिख रहे थे, आग की तरह, गेंद की तरह आसमान में उड़ते हुए, बड़े विचित्र लगते थे, इधर से उधर से। रात के समय में जब अंधेरा हो, दिन में तो सूर्य के प्रकाश में वो नहीं दिखते थे, अप्रतिभ हो जाते थे, पता नहीं चलता था। स्नेहा कुमारी आपका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। अप्रतिभ हो जाते थे। आदमी को ऐसा लगता था कि यह गोला मेरे ऊपर ही आकर गिरेगा क्या। आदमी को ऐसा लगता था अरे अरे भाई अब तो गोलवा गोलवा हमारे कपड़ा पर गिर जी कहा हो। लेकिन वह 700-800 कदम जाके दूर पर फूट जाता था। दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर की स्थिति जर्जर हो गई थी। लोग डरने लगे थे। 5वें-6ठे दिन भी इसी तरह युद्ध चलता रहा। लगातार इसी तरीके से युद्ध शुरू हो चुका था 5वें-6ठे दिन भी। कभी पहर डेढ़ पहर तक बाई साहब की जय होकर अंग्रेजों का नाश होता था और उनकी तोपें बंद हो जाती थी। कभी कभी यहां के जो बाई साहब की जो टीम थी, जो यहां पर सिपाही थे, जो गोलंदाज थे, जो बहादुर लोग थे, बाई साहब की जय जयकार करते हुए अंग्रेजों का नाश हो जाता था और उनकी तोपें बंद हो जाती थी। फिर कभी अंग्रेजों की जोत होने लगती थी, हमारी पलटन घबराने लगती थी। फिर कभी अंग्रेजों की जय जयकार, अंग्रेज फिर हावी पड़ जाते थे इनके ऊपर, फिर इनकी पलटन घबराने लगती थी और फिर तोपें बंद हो जाती थी इनकी। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद पश्चिमी मोर्चे की तोप बंद हो गई। 7वें दिन जब सूर्य अस्त हो गया, डूब गया, तो पश्चिमी कमान की तोप बंद कर दी गई। वहां कोई ठहर ही नहीं पाता था और शत्रुओं की तोपों ने हमारा वह मोर्चा भी तोड़ डाला था। वहां पर कोई नहीं टिक पाता था। जैसे जैसे क्या होता है, मोर्चा समझ रहे हो ना, जैसे आपने मूवी वगैरह देखा होगा तो दो फौजें जो शत्रु की तरह है, एक इधर से यहां से कमान संभाल रहा है, मोर्चा ठाने हुए, मोर्चा एकदम संभाले हुए है, जहां पे पूरा का पूरा अटैक करने वाला पार्ट होता है, और उधर से भी वो लोग भी मोर्चा अपना संभाले होते हैं। तो मोर्चा को ध्वस्त करना मतलब कि अब उसको खत्म करके वहां तक पहुंच जाना, फिर वहां से आगे पहुंचना, ऐसे ही होता है। तो अब क्या हुआ
कि वहां कोई नहीं ठहर पाता था और शत्रुओं की तोपों ने हमारा वह मोर्चा तोड़ दिया था। रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप, किसी को पता नहीं चला, बुर्ज के ऊपर चढ़ाया गया। ईंटें और गारा वगैरह सब कुछ मिला करके सब कुछ जया, तब जाकर के मनुष्यों की नसेनी सी खड़ी कर दी गई थी। कारीगर भी बड़े ही चतुर और अपने काम में निपुण थे। दुश्मनों को पता भी नहीं चला और रातों रात मोर्चा जो टूट गया था उसको बांध करके तोप चालू कर दी गई। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी 2 तोपें बंद पड़ी रही। अंग्रेजों का बड़ा नुकसान हुआ था, चुपचाप शांत पड़े थे लोग। 8वें दिन बड़ी प्रलय मची। 8वां दिन जब हुआ युद्ध का, बहुत प्रलय हुआ, बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। बहादुर लोग जोर जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। बंदूकों और तोपों की आवाज के सिवा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। नरसिंघे, नगाड़े, बिगुल आदि सब बज रहे थे। सब युद्ध का एकदम जय जयकार हो गया है, जय घोष हो गया है। खूब तेजी से बंदूक चल रहा है, तोप चल रहा है। बंदूक और तोपों की आवाज के सिवा कुछ भी नहीं सुनाई देता था। जितने भी बहादुर सिपाही थे, बहादुर लोग थे, सब एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते थे, जोर जोर से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। धूल और धुआं, बारूद, गोले, बंदूक, बाजों की आवाज, मनुष्यों के चित्कार, सब मिलकर एक अजीब सा, भयंकर, डरावना सा वातावरण बन गया था वहां पर। ये सारी चीजें मिलकर के एक डरावना वातावरण हो गया था, भयंकर आवाज हो गया था वहां पर। अंग्रेजी फौजों ने बड़ी तबाही मचाई। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत तबाही मचाई है, बड़ी तबाही मचाई। परकोटे पर के सिपाही और गोलंदाज एक के बाद दूसरे गिरते थे और उनकी जगह नए लोग खड़े दिए जाते थे। किले के ऊपर अंग्रेज जब गोली चलाते थे, बम बरसाते थे, तो जितने सिपाही थे ऊपर और गोलंदाज, गोले बरसाने वाले, एक एक करके मरने लगे, गिरने लगे और उनके जगह नए लोग फिर जाते थे। बाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, चारों तरफ घूम घूम कर सारा प्रबंध कर रही थी। प्रजा को भी देखना है, जहां जरा कमजोरी देखी वहीं आदमी बढ़ाए, आदमियों की हिम्मत दी, परंतु उन्हें बड़ी ही चिंता थी कि पेशवा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही है। पेशवा, प्यारे बच्चों, आप नाम सुने होंगे सब लोग। हालांकि मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था पेशवा पहले, और बाद में ये पूरा वंशज की तरह चलने लगा। तो अब इनको चिंता थी, ये घूम घूम करके सबको देखना है, अपनी टीम के लोगों को देखना है, आदमियों को मनोबल देना है, लेकिन चिंता बहुत थी कि अभी तक पेशवा की ओर से किसी भी तरीके की मदद की बात नहीं आ रही है। इस चिंता ने उनको किंतर कव्य विमूढ़ बना दिया था, एकदम टूटने लगी थी वो अंदर से। इधर कालपी से तात्या टोपे 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कुछ करता हुआ झांसी पहुंचा था। तात्या टोपे की भी फौज आ गई थी 15,000 लेकर के। रातों रात मोर्चा बांधकर उसने तोपों में पलीता लगाया। इधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौज लेकर उससे लड़ने के लिए आधम का, यानी कि अंग्रेज भी इधर पूरी तैयार थे उनसे लड़ने के लिए। वह लड़ाई का 10वां दिन था। झांसी के सब लोग इस लड़ाई पर ही झांसी के भाग्य का निर्णय समझते थे। लोगों को लगा कि अब तात्या टोपे 15,000 फौजें लेकर के आया है, अब अगर हमारी जीत हो गई तो हम चैन की नींद जग सो पाएंगे, और नहीं तो बस यही देखने की चीज है। सब लोग युद्ध देखने के लिए परकोटे की दीवार पर आकर जम गए। सब लोग किले पर खड़े हो गए। दोनों ही ओर के सिपाही अपनी जान होम कर लड़ रहे थे, यानी कि तात्या टोपे की फौज और अंग्रेजों की फौज। पूरी लड़ाई होने लगी। आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे देखिए, ये देख रहे हैं ना, यही है किला, यही झांसी का किला था और इसी किला पर अंग्रेज अटैक करते थे। किसी को भी अपना भान नहीं रहा। आमने सामने की लड़ाई थी, प्यादे से प्यादा, सवार से सवार, बिगुल, नरसिंहों, बंदूकों, तोपों इत्यादि की आवाज हवा में धुंध सी बनकर छा गई थी। झांसी वाली बाई और उसके सरदार लोग दूरबीन लगाकर देख रहे थे, परंतु झांसी के दुर्भाग्य से कहो या तात्या टोपे की अकुशलता से कहो या हिंदी सिपाहियों के नादान और अशुर होने से कहो, तात्या टोपे की फौज टूटने लगी। तात्या टोपे 15,000 फौज लेकर के आए थे अंग्रेजों से भिड़ने के लिए। लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ से सिपाही मर रहे हैं, लेकिन अब अंग्रेज हावी हो गए थे तात्या टोपे पर। अब कारण चाहे जो कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कि तात्या टोपे अकुशल रहे लड़ने में, या फिर आप झांसी का दुर्भाग्य कहिए, या सिपाहियों की नादानी कहिए,
जो भी कहिए, तात्या टोपे की फौज टूटने लगी, सिपाही लोग भागने लगे। अंग्रेजी फौजों ने मोर्चों पर से तोपे निकालकर भागने वालों पर निशाना साधा। रिसाले सवारों ने एकदम हल्का बोल दिया। यह देखकर स्वयं तात्या टोपे भी 24 अपने और 36 पने की तोप वही छोड़कर निकल लिया। मतलब तात्या टोपे भी जब देखा कि अब तो हमारी फौज भी भागने लगी, अब हम इनके सामने नहीं टिक पाएंगे और काफी मर भी गए थे, तो ये भी अपना 24 पने और 36 पने वाला जो तोप था वो छोड़ करके भाग गया। विजय मिलने से अंग्रेजों की हिम्मत दुगुनी चौगुनी हो गई। अब अंग्रेजों को साहस मिल गया कि अरे अब हम तो जीत गए। तात्या टोपे जैसे साहसी को या फिर 15,000 इनकी फौजों को खत्म कर दिए, अब तो हम क्या हो गए, जीत गए। अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया प्यारे बच्चों, उन्हें लड़ाई का सम्मान भी मिला। झांसी वालों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुख भय और निराशा से टूट गए। तात्या टोपे ने कुछ लड़ाई की चीजें छोड़कर चली गई थी, वो उन लोगों ने जब्त कर लिया। अब झांसी के लोगों में डर का माहौल बन गया, हाहाकार मच गया, सब लोग डर से, निराशा से, दुख से टूटने लगे। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लगेगी और वे हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं करेंगे, इस विचार से उनका हौसला और दुना हो गया। अब सिपाहियों को लगा कि यार अब तो झांसी अंग्रेजों के हाथ में जाने वाली है, अंग्रेज इस पे कब्जा कर ही लेंगे, और जिस दिन वो कब्जा कर लेंगे उस दिन हम लोगों पे रहम नहीं करेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे निर्दयी की तरह। तो अब इन लोगों ने सोचा कि जब वैसे भी झांसी उनके हाथों में लगने वाली है, तो क्यों न बहादुरी के साथ लड़ा जाए। हौसला बढ़ा, दुगना हो गया हौसला। बाई साहब ने सब सरदारों को इकट्ठा करके कहा कि आज झांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं, और आगे भी उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब बाई साहब को मतलब मजबूती के साथ सामने आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अब किसी के बल पे नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं, अब झांसी आज अगर लड़ेगी तो खुद के बल पे लड़ेगी। ऐसा निश्चय करके सरदार लोग और स्वयं बाई साहब परकोटे की दीवारों पर फिर से मेहनत करने लगे। फिर किले के ऊपर दीवारों पर जहां जहां क्षति हुई थी सब चीजों मरम्मत किया जाने लगा, मेहनत करने लगे। उसी दिन रात में अंग्रेजी गोलंदाजों ने फिर भयंकर हमला किया। शहर और किले पर लाल लाल गोलों की झड़ी लगा दी। किले के सब लोग रात भर जागते हुए बैठे रहे। अटैक होना, अंग्रेजों ने फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। रात गई और युद्ध का 11वां दिन आ पहुंचा। बाई साहब तलवार बांधे हुए चारों तरफ सबको हिम्मत बंधा रही थी। बाई साहब तलवार बांध करके चारों तरफ घूम घूम करके सभी सिपाहियों को, अपने बहादुर सिपाहियों को, गोलंदाजों को, सबको हिम्मत दे रही थी। गोलंदाजों को बख्शिशें दी गई, जो तोपें बंद हो गई थी ये फिर शुरू हो गई। मतलब अब पूरी तरह से सब लोग सक्रिय हो गए थे। अंग्रेजों ने अपनी सारी गरनाली तोपें किले पर ही लगा दी, तब तो महलों में हाहाकार मच गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि सारा तोप किले पर छोड़ना शुरू कर दिया, सारे गोले बरसाने शुरू कर दिए किले पर, झांसी के किलों पर। अब महल के अंदर हाहाकार मच गया कि भाई अब क्या। उस दिन महलों पर ही अंग्रेजी तोपों की शनि दृष्टि थी, शनि का नजर था, ग्रह, शनि ग्रह कहिए, परंतु खास महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से किले को ध्वस्त करने का मन बना लिया था, लेकिन जो मेन महल था उसके अंदर का, उस पर कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। बादशाही जमाने का चूने से बना हुआ मजबूत महल था, वो इतना आसानी से थोड़ी टूट सकता था। जहां गोला पड़ता वहां उतना बड़ा छेद केवल हो जाता था, या 2-3 छतों में भंबक हो जाते थे, गोला नाकाम हो जाता था, लेकिन पूरा भंसाता नहीं था। परंतु ऐसा नुकसान भी कुछ कम नहीं हुआ था, महल को नुकसान तो जरूर हुआ था। महल के हर एक दलान पर गोले पड़ने लगे, हर हिस्से पर। तब तो सब लोग घबरा कर नीचे की एक कोठरी को अपना निर्भय स्थान समझकर उसमें भरने लगे, एक ही घर में। उस कोठरी के ऊपर 5 मंजिलें थी। भरते भरते उसमें 64 आदमी जमा हो गए। वही एक जगह था जो सुरक्षित लग रहा था, और सब लोग वहां पे डर के जाके वहीं पे घुसने लगे। भरते भरते 64 आदमी वहां पर जमा हो गए और ठसाठस हो गई, पूरा का पूरा भर गया। मैं भी उस कोठरी में था। लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर भी कहते हैं कि मैं भी उस वक्त उसी कोठरी में था। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बता देंगे आप सब लोग?
बताइए फटाफट से। जी, अब सुनिए, सब भर गए थे। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी उसी कोठरी में था, दासियां भी थी। गर्मी और भीड़ तथा प्राणों के डर के कारण शरीर से पसीना छूट रहा था सबका, क्योंकि अब प्राण जाने का डर लग रहा था कि कब क्या हो जाएगा नहीं पता। अंग्रेज एकदम बेरहम की तरह, सांस छोड़ने की भी जगह नहीं थी, इतना ठसाठस सब लोग कसाकस भरे हुए थे। मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कहते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया था, डर गया था। पूरी 4 घड़ी उसमें काटी। मृत्यु के डर से बढ़कर दूसरा कोई डर नहीं होता। मृत्यु के डर से बढ़कर दूसरा कोई डर नहीं होता। सबके ही जीव कसमसा रहे थे, सब लोग घबरा रहे थे, परंतु बाई साहब के गोलंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई। जो बाई साहब थी, भाई आप सब लोग बाई साहब समझ रहे हो ना जी? बाई साहब को कौन नहीं जानता है, हैं? इनकी वीरता, इनकी साहस का बखान होता है। इनके गोलंदाजों ने, गोले दागने वालों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई, अंग्रेजों की तोपों को खाली कर दिया। तब कहीं जाकर महल में गोले पड़ने बंद हो गए और सब लोग उस कोठरी से जाके तब बाहर निकले जब अंग्रेजों का तोप नाकाम हो गया। इस तरह लगातार 11 दिन तक लड़ाई चली और फिर शाबाश है उस स्त्री को। उस रात को रोज की तरह बाई साहब शहर के और किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी, इतने में ही एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपयों का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेज सरकार को जय मिलती दिखाई नहीं देती। उनका गोला बारूद भी अब चुक गया है, इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। बाई साहब रात की पूरी प्रबंध कर रही थी और फिर जी रानी लक्ष्मीबाई, बाई साहब, प्यारे बच्चों, बाई साहब शहर के ओर किले पर नजर लगाकर सब जगह घूम घूम करके बंदोबस्त कर रही थी। तब तक एक भेदिया आया। भेदिया खबर पहुंचाने वाला खबरी आया और कहा कि अंग्रेजी सरकार 2-2.5 लाख गोला बारूद खर्च किया, फिर भी उनकी जय नहीं होगी, वो जीतेंगे नहीं। अब उनका गोला बारूद खत्म हो गया है और कल दोपहर भर थोड़ा देर लड़ाई चलेगा, उसके बाद उनकी बोरिया बिस्तरी उठ जाएगी। यह सुनकर बाई साहब को कितना आनंद हुआ होगा कि अब झांसी सुरक्षित हो जाएगी। यह तो उनका मन ही जानता होगा कि उनको कितना खुशी हुआ होगा यह खबर सुनकर के। उनके चेहरे पर और भी दमक आ गई और उनकी शक्ति और हिम्मत बढ़ गई थी। उस रात को 2 बजे के लगभग निश्चिंत होकर वह गहरी नींद से सो गई। लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे। बाई साहब का ग्रह अच्छा नहीं था। वो रात गहरी नींद में सो रही थी और सुनिए क्या हुआ। लगभग पौ फटने के समय शहर के दक्षिण बाजू की तोप एकाएक बंद पड़ गई। यह खबर लेकर एक आदमी आया और बाई साहब को जगाकर उसने सारा हाल कहा। सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया और हमारे प्राण भीतर ही भीतर घुटने लगे। हर 88 पहर तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया, क्योंकि भेदिया जो आया था वो सही खबर नहीं लाया था। इसलिए खबरी पे बहुत कम भरोसा करना चाहिए। क्या पता वो आपको खबर दे रहा है तो उधर खबर नहीं दे रहा होगा, कोई आपकी बात इधर उधर कर रहा है, कोई दूसरे की शिकायत आपसे आके कर रहा है, तो सावधान हो जाइए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब वो दूसरे के बारे में शिकायतें आपसे कर रहा है तो आपका शिकायत उधर नहीं करता होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कभी भी दूसरे की शिकायत नहीं सुननी चाहिए किसी के मुख से। आप अपना कर्म करते रहिए, सबके बारे में अच्छा सोचते रहिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है प्यारे बच्चों। अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया। फाइनली अब देखिए क्या होने वाला है। 6ठी मंजिल पर जाकर मैं देखने लगा। उस समय सवेरे का धुंधला प्रकाश पड़ रहा था। देखा हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गट्ठर रखाए, उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर के दीवार चढ़े आ रहे हैं। देखते ही देखते वे ऊपर आ पहुंचे। घास वालों ने दीवार के पास पहुंचते ही अपने सिर के गट्ठर एक पर एक फेंक कर सीढ़ी बना दी और उसके ऊपर से होकर गोरे सिपाही उतरने लगे। देखिए कितनी बड़ी साजिश हो गई। शहर के बाहर क्या देखा गया
कि हजारों मजदूरों के सिर पर घास का गट्ठर है। उनके पीछे पीछे अंग्रेज सिपाही चल रहे थे, शहर की दीवार की ओर आ गए थे। देखते ही देखते वो ऊपर की ओर आ पहुंचे। घास वालों ने दीवार के पास पहुंचते ही सारे गट्ठर उतार करके एक के ऊपर एक फेंक करके सीढ़ी के जैसा बना दिया और उस पे से होकर के सिपाही उतरने लगे। दीवार पर बाई साहब के सिपाहियों में से कुछ तो डर के भाग गए, लेकिन जो शूर थे, जो बहादुर थे, उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से गोरों को रोका, अंग्रेजों को रोका। परंतु वे बेचारे बहुत थोड़े थे, इसलिए मार डाले गए। बाई साहब के ये जितने भी लोग थे मारे गए। 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हजारों गोरे शहर की दक्षिण दीवार पर दिखाई देने लगे। शहर के दक्षिणी छोर पर हजारों हजार अंग्रेज आ गए। बाई साहब ने जैसे ही हकीकत को समझा, वैसे ही हजारों बिच्छुओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ। बाई साहब को जैसे ही समझ में आ गया कि हमारे अपने ही गद्दार हो गए, अपने ही गद्दार निकल गए। हजारों बिच्छू जब डसते हैं ना, तब जितना दर्द होता है उतना दर्द उस वक्त बाई साहब को हुआ था। चेहरे की आब उतर गई, चेहरा एकदम धूमिल सा हो गया, उम्मीद खत्म हो गई, अक्ल गुम हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था, हक्का बक्का लग गया कि अब करे तो क्या करे। सोने के पहले जो खबर सुनी थी, उनको लगा कि सोने के पहले तो खबरी ने खबर दिया था कि कल दोपहर पहर तक अंग्रेजों की बोरिया बिस्तरी उठने वाली है, क्योंकि वो जीतेंगे नहीं, इनके गोले बारूद सब खत्म हो रहे हैं। और सोने के पहले जो खबर सुनी थी वो क्या थी, और अब ये खबर, इसका अर्थ क्या है। भय, दुख और आश्चर्य से चित्त ऐसा उद्विग्न हुआ कि क्या करना चाहिए उन्हें सूझता ही नहीं था। बाहर आकर शून्य दृष्टि से वे दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब करे तो क्या करे। बाहर जब आकर के देखी तो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं कि हजारों की हजारों संख्या में अंग्रेज सिपाही, जहां हजारों गोरे सिपाही बढ़े चले आ रहे थे। परंतु बाई साहब हम भट्ट भिक्षुकों की तरह कुछ नादान थोड़े ही थी। हम लोग तो भट्ट भिक्षुक थे, लेकिन बाई साहब हमारी नादान नहीं थी। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर हो गया। तुरंत बाई साहब ने अपने वीरता का आवेश दिखाया। तुरंत ही बाई साहब को सुरत्व का आवेश आ गया। 1500 बिलायती अर्थात मुसलमान अरब, जो बहुत दिनों से उनके यहां नौकर थे, उन्हें लेकर तलवार खींचकर वे तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दी। बाई साहब अब खुद निकल गई अपने 1500 जो बिलायती परदेसी जो आए थे, मुसलमान अरब, वो लोग जो मुसलमान थे, वो सब लोग यहां इनके यहां नौकर थे। उन्हें सबको लेकर के तलवार खींच करके तुरंत किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। गोरे लोग शहर में आ गए थे, उनकी तलवारें भी म्यानों से बाहर निकल आई थी। अब सबके पीछे से चलते हुए बाई साहब सेना के बीच में होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी। गोरे और बिलायती लोगों की तलवारों में गांठ पड़ते ही चारों ओर भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। जैसे ही बाई साहब के यहां इनके जो बिलायती लोग थे, जो मुसलमान थे, ये और अंग्रेज, ये सब अपने अपने हथियार से लड़ने लगे। एक अलग सा भयावह दृश्य हो गया कि उसकी उपमा केवल महाभारत के युद्ध से दी जा सकती थी। अब उस समय सिर्फ यही लगता था जैसे महाभारत हो रहा है, जैसे पांडव और कौरव की पक्ष पूरी लड़ रही है। ऐसा स्थिति, ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत हो रहा है। 100 तक गिनती गिनने में देर लगेगी, परंतु जोश में भरे हुए बिलायतियों को सैकड़ों गोरे मारने में उतनी भी देर न लगी। विष्णु भट्ट गोडसे वारसाईकर जी कहते हैं कि अरे 1 से 100 तक गिनती गिनना हो फिर भी समय लगेगा, लेकिन अंग्रेज इतने मजबूती के साथ आए थे कि 1500 बिलायतियों को तुरंत मार के खत्म कर दिए।
तुरंत खत्म कर दिए। 100 तक तो गिनती गिनने में फिर भी समय लगेगा, लेकिन इनको खत्म करने में उनको उतनी भी देर न लगी। बाकी जो बचे थे वे शहर में इधर उधर भागकर घरों और पेड़ों की आड़ से बंदूक तानने लगे, छुप छुप करके। पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे उन्होंने भी तलवार न चलाकर दूर से ही गोलियां मारनी शुरू कर दी। अंग्रेज भी अब गोली चलाने लगे। उस समय बाई साहब के साथ एक 75 साल का वृद्ध और पुराना सरदार था। बाई साहब के साथ उस समय उस वक्त 75 साल की उम्र का एक बूढ़ा पुराना सरदार था। वह आगे आकर बाई साहब का हाथ रोककर कहने लगा, महाराज, इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना बेकार है। महाराज, इस वक्त आगे चलकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे हैं। गोरे लोग दीवारों के पीछे छिप छिप कर गोली चला रहे हैं। सैकड़ों गोरे शहर के अंदर घुस गए हैं, इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिए हैं। इस समय लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप किले में जाकर दरवाजा बंद करके फिर कोई उपाय सोचिए। हमें समय को फिर से लौटा लाना है, हमें घबराना नहीं है। यह कहकर उसने बाई साहब को वापस भेज दिया और हाक मारकर विलायतियों से भी लौटने को कहा। सब लोग किले में पहुंचकर फाटक बंद करके बैठ गए। सब लोग उपाय सोचने में लगे कि अब क्या कर सकते हैं। 75 साल का, कहते हैं ना कि तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। कभी भी अनुभवी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। इसलिए बड़े बुजुर्ग की बात माननी चाहिए। बड़े बुजुर्ग बहुत सोच सोच कर कहते हैं। यहां पर देखिए, इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे और विजय करना शुरू किया। 5 बरस से लगाकर 80 बरस तक जो पुरुष दिखा उसे गोली या तलवार से पार उतार दिया। 5 बरस से लेकर के 80 बरस तक जितने भी लोग दिखे पुरुष, सबको खत्म। शहर के एक भाग में आग भी लगा दी गई। आग पहले हलवाई पूरे से लगाई गई। उस समय शहर में ऐसा आर्तनाद फैला कि जिसका पार न था। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों के प्राणों की जो दशा होती है मत कहिए। जब आक्रमणकारी नादान इंसान जनता पर टूट पड़ती है तो ये अंग्रेज भेड़िए थे और वहां की जनता भेड़ थी, झांसी की जो प्रजा थी। और भेड़िया भेड़ पर ऐसा टूट पड़ा कि भेड़ों के प्राण बचाने की स्थिति को देखिए। वही इस समय लोगों की वहां पर हो गई थी। डर से घबराए हुए लोग बुद्धि विवेक खो करके इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते में ही बहुत से गोलियां खाकर वहीं पे मर जाते थे। कोई इस गली में जाके लपक गया, कोई घर के तहखाने को भागा, कोई दाढ़ी मूछे साफ करके स्त्री वेश धारण करके इधर उधर जाके भाग रहा है, कोई साड़ी पहन के, कोई दाढ़ी मूछ बना करके स्त्री का वेश धारण करके बैठ गया, कोई खेतों में जाके छिप गया। इस तरह अपने अपने प्राण बचाने के लिए जिसे जो उपाय लगा उसने वही किया। जिसको जो भी उपाय सूझा उसने वही किया। कि दूसरी ओर गोरे लोग घरों में घुसकर मनुष्यों की हत्या और सोने चांदी की लूट करने लगे। उनके घरों में घुसते ही जो दिखाई दिया उस पर सीधी बंदूक तन जाती थी। यदि उसने चटपट अपना माल असबाब गोरों को हवाले कर दिया तब तो भली भला, नहीं तो प्राण यमलोक में। ये परिस्थितियां थी कि सब लोग इधर उधर भागने लगे। कोई कहीं जाके छिपने लगा, कोई स्त्री का वेश धारण कर लिया। ये तमाम चीजें हो गई। बहुत ही ज्यादा दुखद परिस्थितियां थी। गोरे लोग डायरेक्ट घर में घुस घुस करके मनुष्यों की हत्या करने लगे, सोना चांदी लूटने लगे। जिसके पास जो धन है ला करके दे दो तो जान बच जाएगी, नहीं तो सीधे यमलोक में। इधर बाई साहब किले में आकर बड़ी शोक विह्वल होकर दीवान खाने में बैठ गई। उस तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति और इसके अतिमानवीय पराक्रम का यह अत्यंत दुख कारण परिणाम देखकर हम सबके हृदय भर आए। वो तेजस्वी स्त्री जो इतनी साहसी थी, फिर भी वो जिस परिस्थितियों को देख करके शोक में आ गई थी, उनके शोक को देख करके, उनके दुख को देख करके हम सब लोगों के हृदय भर आए थे। सब लोग इधर उधर चिंताक्रांत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए, परंतु बाई साहब के पास कोई भी नहीं जाता था।
सब लोग आपस में ये बातचीत करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए, लेकिन बाई साहब के पास कोई नहीं जाता था। एक पहर के बाद शहर के हाल चाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आई। उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, उसे देखकर उनके आंसू न रुक सके। जब एक पहर के बाद वो दिन में छत पर आती हैं, किले के ऊपर आती हैं शहर का हाल चाल लेने के लिए, देखने के लिए, तो जो दृश्य उनको दिखता है वो देख करके वो रो देती हैं। बाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण इन बेचारे निरपराध प्राणियों की जानें जा रही हैं। बाई साहब को लगा कि अंग्रेज मेरे साथ भिड़ना चाहते हैं, किले पर आके लड़ना चाहते हैं, झांसी को कब्जा करना चाहते हैं, जो भी चीजें थी जीतना चाहते हैं। मेरी वजह से मेरी प्रजा की ये स्थिति हो रही है। निरपराध, जो कि कोई अपराध नहीं कर रही है प्रजा, इनकी जाने जा रही है। स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। सही बात है, स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना उत्प्रोत था कि उन्हें यह लगने लगा कि मैं महापातकी हूं। यह निश्चय उनके मन में कायम हो गया। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं महल में गोला बारूद भर कर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण की रक्षा के लिए उपाय करें। उनको लगा कि मैं ही सबसे बड़ी दोषी हूं या पापी हूं, जो भी हूं, बस मुझे ही ये सजा मिलनी चाहिए। मेरे कारण यहाँ की जो निरपराध जनता है, प्रजा है, इसको ये दुख क्यों मिले। उन्होंने कहा सबको बुला करके कि मैं अपने किले के अंदर गोला बारूद भर के मर जाऊंगी इसी में जल करके, लेकिन यहाँ की प्रजा, आप लोग किले को छोड़ करके चले जाइए रात होते हो। जिस वृद्ध सरदार ने सवेरे बाई साहब को किले लौटाया था, वृद्ध सरदार, याद करिए हमने पढ़ा था ना पीछे अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि सरदार ने, जो बूढ़ा सरदार थे, वृद्ध सरदार ने ही बाई साहब के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि ऐसे जहां पर गोलियां खुले में चल रही है, आपको आगे बढ़ना सही नहीं है, आप वापस किले में जाइए, कुछ उपाय सोचिए। वही वृद्ध सरदार ने जो सवेरे बाई साहब को सुबह में किले की ओर लौटाया था, वही इस समय भी आगे बढ़ा और बाई साहब को दीवान खाने ले जाकर कहने लगा कि महाराज, आप जरा शांत हो जाइए। ईश्वर ही शहर पर यह दुख लाए हैं, मनुष्य उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। दुख जब भी आए तो धैर्य से काम लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस पूरी झांसी पर अगर ये परिस्थिति आई है तो ये दुख का क्षण ईश्वर लाए हैं और वही दूर करेंगे। मनुष्य इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। धैर्य पूर्वक चिंतन करना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, कोई रास्ता है या नहीं। आप शूर हैं, मतलब आप साहसी हैं, आप तो वीर हैं। रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए, मौका पड़ने पर शत्रु से दो हाथ लड़ते हुए घेरा तोड़कर पेशवा से मिला जाएगा, पेशवा महाराज से मिलने चला जाए, जहां शत्रु मिलेंगे उससे लड़ बढ़ के भीड़ उड़ के आगे निकला जाएगा। इस बीच में यदि मृत्यु आ गई तो बहुत अच्छा। युद्ध भूमि में युद्ध करते वक्त मृत्यु हो गई तो अच्छी बात है, पर पीठ दिखा करके पीछे भागना यह गलत बात है। यहां आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा उससे बेहतर है युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है। हम आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, आप आत्महत्या करने की बात कर रही हैं। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होगा। उससे बेहतर है युद्ध भूमि में मर जाइए, उससे बढ़िया स्वर्ग कुछ नहीं होगा। इन शब्दों से बाई साहब को बहुत कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुई। बूढ़े सरदार के इस बातों से बाई साहब के मन में थोड़ी वो धैर्य आ गई। अब वो क्या हो गया, धीरज मिल गया उनको, वो ठीक हो गई। इधर बाई साहब रात के 12 बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकली। मोरोपंत, तांबे आदि जितने भी सगे संबंधित थे, जितने भी वो सब, ये सब इनके संबंधी थे, वे सब भी हथियार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के सब साथ हो गए। हर एक की कमर से मुहरे बंधी थी। खजाने में जो कुछ भी अर्थ था, रुपया पैसा धन दौलत, वो सब एक हाथी पर लाद दिया गया। उसे बीच में किया गया हाथी को। साथ में 200 पुराने और जान पर खेल जाने वाले सरदार भी थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले 1200 बिलायती बहादुर भी चल रहे थे।
बाई साहब पजामा, स्टॉकिन, बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुई थी और हरबे हथियार से पूरी तरह से लैस थी। पूरा शरीर में हथियार था उनका, पुरुष वाला वेश धारण करके एकदम युवाओं की तरह चल पड़ी। उनके साथ वो विलायती जो बाहर से आए थे वो भी बहादुर थे, सरदार भी थे। वो एक हाथी जिस पर जितना भी अर्थ था, धन दौलत रुपया पैसा खजाना सब भर के, हाथी को कहां रख दिया गया? आगे, पीछे कि बीच में? जरा बताओ सब लोग, सबका ध्यान क्लास में ही है ना? कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि 5 बजे क्लास है सर जी। ठीक है, यहां पर ध्यान रखो। हाँ, बाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी वह एकदम सफेद था। बाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी, सवाल पूछा जा सकता है, बाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी वो घोड़ा कैसा था भैया? सफेद। 2500 रुपए में खरीदा गया था वो घोड़ा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और राजरत्न के समान ही उसका आदर होता था, बहुत सेवा होती थी उसकी। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने 12 साल के दत्तक पुत्र को बांध करके और के साथ में केवल 1 रुपए की रोजगारी लेकर के महारानी बाहर निकली। शाबाश है उस स्त्री को, अपने बेटे को भी पीछे बांध लिया उसी घोड़े पर अपने शरीर से, रेशमी दुपट्टे से। 12 साल का जो उनका पुत्र था उनको उन्होंने बांध लिया, ठीक है ना। जैसे ही बाई साहब शहर से निकली कि अंग्रेजों को खबर मिल गई, तुरंत हो हल्ला करके सबको सावधान किया और तोप चालू कर दी। बाई साहब के पास भी बंदूक थी, वे उसे दागती हुई घोड़ा फेंक कर भागो। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ के बहुत से कट गए, जो बचे थे वे अंधेरे में रास्ता भटक करके जहां पर जगह मिला, जहां पर सिंह समाया वहां जाके चले गए। चारों ओर सवार ही सवार थे, उसमें अंग्रेजों को यह पता ही नहीं लग पाया कि बाई साहब का घोड़ा कौन सा है। इतने घोड़े हो गए कि किसी को समझ में नहीं आया कि बाई साहब वाला घोड़ा कौन सा है। बाई साहब ने जो घोड़ा फेंका था वह पल भर में अंग्रेजी फौजों का घेरा तोड़ करके उन्हें बहुत पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया था, बहुत आगे निकल गया था। इस तरह बाई साहब दुश्मन के घेरे पार करके कालपी की ओर चल पड़ी थी, कालपी के रास्ते पर चल पड़ी थी। कालपी का रास्ता पकड़कर मंजिल दर मंजिल मारते हुए एक दिन सांझ को एक खेड़े में जा करके बस्तों की, वहीं पर हम लोग ठहर गए, रुक गए। कालपी वहां से लगभग 6 कोस रहा होगा, 6 कोस की दूरी पर था। वहीं पर एक जगह देख करके हम लोग रुके थे। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे उतरकर भोजन बना खाकर हम लोग सो गए थे वहीं पर। भैया प्रत्युष बेला में हुआ क्या, अचानक से हल्ला सुन करके सब लोगों की आंखें खुल गई। उठकर देखता हूं तो सैकड़ों सवार रास्ता उधड़ते हुए चले आ रहे हैं। लेखक कहते हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जी की, मैं भी था वहां पे। हम उठकर देखें तो सैकड़ों सवार रास्ता उधेड़ते हुए चले आ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लपट लपट करके सब लोग यह सोचते हुए कि भगवान अब क्या होगा, अब कौन सा संकट आ गए, हे प्रभु। सिपाही लोगों के साथ ही भागने लगे। थोड़ी देर बाद समझ में आ गया कि चरखारी में पेशवा की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें पेशवा की हार हुई है। पता चला बाद में कि अंग्रेजों के साथ पेशवा की लड़ाई हो गई थी और पेशवा की हार हुई है। उनके साथ झांसी वाली रानी भी थी, वह फौज लौटकर अब फिर कालपी जा रही थी। तब हम जरा निश्चिंत हो गए कि चलो भैया ठीक है, झांसी वाली रानी भी थी उसमें। पाँव फटते फटते एक कुएं के पास जाकर बैठ गए हम लोग बैठे ही थे कि 4-5 सवार कुएं की तरफ से होते हुए निकले। उसमें झांसी वाली रानी भी दिखाई दी। सारी पोशाक पठानी थी और शरीर धूल से भर रहा था। मुख बिल्कुल आरक्त, म्लान और उदास था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी और घोड़े से उतरकर हमारे पास आकर पूछने लगी, आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हैं? मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर के हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप ही की प्रजा हैं हम। बाई साहब हमें पहचान गई। मैं मटके को जैसे ही कुएं में छोड़ रहा था कि बाई साहब बोली, आप विद्वान हैं, अतः मेरे लिए पानी न खींचे, मैं ही खींच लेती हूं। उनके ये उदारता से भरे हुए शब्द सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा। कहते हैं कि कुएं के पास जहां पर हम लोग थे वहां से 2-4 सवार निकले, उसमें बाई साहब भी दिखे। बाई साहब को बहुत जोर से प्यास लगी थी, चेहरा एकदम धूल से भरा हुआ था, मलिन था, चेहरे पे उदासी थी। उनको प्यास लगी थी और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो मैंने कहा कि महाराज हम आप ही की प्रजा हैं।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। वो पहचान गई इनको और बोली कि आप तो विद्वान हैं, आप तो विद्वान हैं, आप हमारे लिए पानी न खींचिए, मैं खींच लेती हूँ। बाई साहब का ये हृदय, उदारता पूर्वक जो हृदय, उनका ये जो बातें हैं सुन करके इनको बड़ा बुरा लगा, परंतु निरुपाय होकर रस्सी और मटका रख दिया। लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा तो हमने रस्सी और मटका वहीं पे छोड़ दिया। बाई साहब ने खुद से पानी खींचकर उसी मिट्टी के पात्र से अंजलि बांधकर, अंजलि मतलब ऐसे करते हैं अंजलि, अंजलि बांध करके पानी पिया। ऐसे ऐसे पानी पिए हो कभी आप लोग? हैं? ऐसे पानी पिए हो? बाहर खेत वेतों में, खेत में हम लोग पानी ऐसे ही पीते थे, कहीं पे कल वल मिल जाए तो वैसे भी पी लेते हैं। अंजलि बांध करके पानी पिया। दैव गति बड़ी विचित्र है। ईश्वर की जो महिमा मंडल है, जो भी ईश्वर की गतिविधि है बहुत विचित्र है। कोई नहीं जानता कब कैसी परिस्थिति आ जाए। फिर बड़ी निराश मुद्रा में कहने लगी बाई साहब कि मैं आधा सिर चावल की हकदार, मेरी ऐसी रांड मुंड को विधवा धर्म छोड़ करके यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई हूं तो इसके लिए ऐश्वर्य, सुख, मान, प्राण सबकी आशा छोड़ बैठी हूं। उन्होंने कहा कि मैं आधा सिर चावल उसी की हकदार हूं, मैं रांड मुंड को विधवा धर्म छोड़ करके, ये सब कुछ छोड़ करके हम इस स्थिति में आ गए हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। जब इस कर्म में जुड़ ही गई हूं तो इसके लिए सब ऐसो आराम सब कुछ छोड़ दूंगी, सब छोड़ बैठी हूं। न जाने कौन से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते हैं, न जाने कौन सा ऐसा गलती हुआ है कि ईश्वर हम पर यश नहीं दे रहे हैं। चरखारी में बड़ी लड़ाई हुई थी परंतु जय शत्रुओं को ही मिली। चरखारी में पेशवा के साथ अंग्रेजों की मुठभेड़ हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, लेकिन वहां पर भी अंग्रेज जीत गए। अब वे काल्पी की तरफ बढ़े आ रहे हैं। अंग्रेज किधर आ रहे हैं? काल्पी की तरफ। जल्दी ही वहां भी जंग होगी। जो कुछ लीलार पे लिखा होगा, जो कुछ किस्मत पे लिखा होगा तो वही। यह कहकर बाई साहब उठी, हम भी खड़े हो गए। बाई साहब घोड़े पर सवार हुई। तब एकाएक उन्होंने पूछा, काल्पी क्यों जा रहे हैं? उनके पूछने पर मैंने कहा, काल्पी में बहुत से दक्षिणी है, उनसे कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अच्छा तो तुम काल्पी में गोदाम पर आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया। काल्पी में 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौजें लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी थी। मतलब बाई साहब ने इनसे पूछा कि काल्पी क्यों जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि वहां पर कुछ दक्षिणी है, मैं उनसे दक्षिणा लेकर के यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मवर्त क्षेत्र जाना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, काल्पी में जब आओगे तो गोदाम पर चले आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया। काल्पी में भी 3 दिन तक युद्ध हुई अंग्रेजों के साथ। पेशवा की फौजें तो वैसे ही शुरू से हारती आ रही थी। वहाँ अभी जो हार हुआ था चरखारी में हारने के बाद उनकी फौजें बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेजों की जय होने से गदर वाले बहुत कुछ निराश हो चुके थे। लगातार दिल्ली में उनकी जीत हो गई, लखनऊ में जीत हो गई, झांसी वगैरह में अंग्रेजों की जय जयकार होने से जो लड़ाई वाले लोग थे, जो गदर वाले थे, वो बहुत निराश हो चुके थे। इसीलिए बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए थे। अब उनको डर था कि अब हम लोग भी इसी तरह मारे जाएंगे, इससे बेहतर है चलो यहाँ से चलते हैं। अंग्रेज सरकार ने उनके नाम पहले से ही जगह जगह जाहिरनामे में लगा रखे थे। इसलिए सब लोग, जैसे वांटेड लिस्ट निकलता है ना, कानून के तौर पे पोस्टर निकलता है कि भैया ये आदमी जहां भी दिखे इतना इनाम पकड़ लेना है। इसलिए भेष बदल करके वे लोग दूसरे काम धंधे करने लगे। जो नए लोग रखे गए थे वे बिल्कुल नौसिखिए थे, उन्हें ढंग की कवायद भी नहीं आती थी, कोई तरीका नहीं पता था, इसलिए टिकाऊ नहीं होते थे वे लोग। इतना ही नहीं, गदर में अच्छे और दमदार लोग जब मिलने को राजी नहीं हुए तो नए सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। क्योंकि अब युद्ध में अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल हो गया था। सब लोग अंग्रेजों के इस भय के कारण, अंग्रेजों के इस जीत के जय जयकार के कारण उनकी जो है निराशा हो गई थी उनके मन में, और वो पलटन छोड़ करके चले गए थे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर युद्ध तो अभी भी बाकी है, फौज में तो भर्ती होगी। उनका लक्ष्य लड़ाई ना होकर लूट अधिक थी। अब जो लुटेरे आके भर्ती होने लगे तो वो लड़ाई करने आ रहे हैं कि लूटने के लिए आ रहे हैं। तीसरे दिन जब उन सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेजों को ही होगी और पेशवा टूटेंगे, तो वे लोग सैकड़ों की तादाद में लड़ाई का मैदान छोड़कर
शहर में आ घुसे और दंगा लूट अनीति मचाई। चीनी की तो सड़क पर बिछायत बिछ गई, अनाथ स्त्रियों की बड़ी ही दुर्दशा की गई। तीसरे दिन उन सिपाहियों को लग गया कि अब तो अंग्रेज ही जीतेगा, छोड़ो कोनो फायदा नहीं है मैदान में जाने से। वैसे भी उनका माइंड सेट पहले से लुटेरा वाला था, तो वो लूटने चोरी वाले करने वाले थे। तो वो क्या किए कि उनको जब लगा कि जीत अंग्रेजों की होगी और पेशवा टूट जाएंगे, तो वो लोग सैकड़ों की संख्या में क्या करें, मैदान छोड़ करके शहर में आके घुस गए। अब लगे दंगा करने, लूट करने, घरों में घुस घुस करके स्त्रियों के साथ बदतमीजी करने। अनाथ जो स्त्रियां थी उनकी बड़ी ही दुर्दशा की गई। ये लोग लूटपाट कर ही रहे थे कि इतने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीत करके शहर में आ गए। शहर में वो आ गए, उन्हें देखते ही ये डाकू काले सिपाही जहां सिंह समाया उधर ही भाग निकले। अब ये सब सिपाही जहां जगह मिला, जहां सिंह समाया मतलब जहां जगह मिला छुपने का, छुप गए। सैकड़ों की हत्या हुई। तात्या टोपे, झांसी वाली बाई, राव साहब तो अपना रंग फीका देखकर पहले ही जंगलों में निकल गए थे। ये लोग भी जंगल में निकल गए थे क्योंकि इनको लग गया कि अब हमारे पास ना उस तरीके की फौज है, ना पलटन है, अब अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रय में जो लड़वैये लोग थे वे तात्या टोपे के साथ चले गए थे ग्वालियर में। कालपी में पेशवा की हार होने पर वे सब पलटन ग्वालियर की ओर पलट पड़ी। मुरार में शिंदे सरकार की फौजी छावनी थी। उन्होंने वहां जाकर मोर्चा बांधा और शिंदे को कहलाया कि या तो खर्चे के लिए हमें 4 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैदान में आ जाओ। उस पर दिनकर राव राजवाड़े दीवान ने जवाब दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जयाजी महाराज शिंदे, उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पार पहुंच गए। भैया लड़ाई के लिए तैयारी हो गई है। शिंदे की तरफ के बहुत पलटनियों ने यह कहा कि हम लड़ाई का ठाट तो बांध देंगे, लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। पेशवा के साथ लड़ाई होनी थी। तो उनके शिंदे के तरफ के लोगों ने कहा, पलटनों ने कहा कि देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लड़ाई के लिए मोर्चा बांध देंगे आपके, लेकिन पेशवा पर कभी गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि पेशवा हमारे और आपके दोनों के मालिक हैं। इतने में ही गदर वाली फौज की तरफ से तोप में पलीता दे दिया गया और मारू बाजे बजने लगे, सब ढोल नगाड़े बजने लगे। शिंदे और दीवान ने अपनी ओर के गोलंदाजों को बहुत बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारा नमक हरामी नहीं करेंगे हम। शिंदे राजा और दीवान दोनों ही घोड़े से उतर पड़े और अपने हाथों तोप में बत्ती लगाई। अपने अपने गोलंदाजों को कहा कि चलाओ, छोड़ो ये तोप, लगाओ निशाना पेशवा की ओर। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए हम पेशवा की ओर गोली नहीं चला सकते। उन्होंने जवाब दे दिया। फिर ये दोनों लोग अपने अपने घोड़े से उतरे और अपने हाथों तोप में बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर तो बाजरे की थैलियां भरी हुई थी। तोप के अंदर गोला बारूद नहीं था, तोप के अंदर बाजरे की थैली भरी हुई थी। तब तो शिंदे राजा और दीवान रजवाड़े हक्का बक्का हो गए और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरा का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि भैया नमक हरामी नहीं किया जा सकता। देखा कि तोप के अंदर गोला बारूद नहीं भरा है, बाजरे की थैलियां बड़ी बड़ी भर दी गई हैं। लगाओ बत्ती जलाओ, कुछ नहीं होगा उससे। तब ये लोग हक्का बक्का रह गए कि अरे भाई इतना ये सब हो गया। ये तुरंत आगरा का रास्ता पकड़ लिए। इधर लड़ाई की चुटपुट तो हो ही चुकी थी, 100-200 आदमी मारे काटे गए कि इनमें से शिंदे और उनके दीवान के भाग जाने की खबर चारों ओर फैल गई। ये लोग आगरा की तरफ भाग गए थे, शिंदे और दीवान। ये दोनों लोग किधर भाग गए थे प्यारे बच्चों? आगरा की ओर। लिखो जरा। शिंदे के सिपाही यह सुनते ही इधर उधर भाग खड़े हो गए। अब शिंदे ही भाग गए हैं तो शिंदे के सिपाही अपना जान तो बचाएंगे ना। लड़ाई बंद हो गई। श्रीमंत पेशवा की ओर शहनाई बजने लगी और उन्होंने लश्कर की ओर कूच किया। शिंदे सरकार ने फूलबाग नामक एक बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया था। श्रीमंत वहां पर एक रात बंगले में ठहरे। श्रीमंत पेशवा की शहनाई बजने लगी और वो जा करके वहां पर ठहरे। गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। हाथी ऊंट वगैरह इधर उधर छोड़ दिए गए। सुपेड़ फूलों की दुर्दशा हो गई। बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ डाले। शहर में सराफा और दुकानें फटाफट बंद हो गई थी। सराफा बाजार समझते हो ना, सोना चांदी की जो दुकानें होती है। सड़कों पर भूत लौटने लगा। फिर श्रीमंत ने डोंडी पिटवा कर सब दुकानें खुलवाई और रीतिमत फिर से व्यवहार शुरू हुआ। शहर के राजमहलों में पहले किसे भेजा जाए, श्रीमंत राव साहब पेशवा इनका विचार कर रहे थे। तभी झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी।
पेशवा वहां पर जा करके ये सब थोड़ा माहौल बदलवाएं, दुकानें बंद बंद हो गई, फिर से जा करके पहले की तरह इंसानियत वाला व्यवहार किया गया, दुकानें समय पे खुलने लगी। अब हुआ कि शहर के इस राजमहल में सबसे पहले किसे भेजा जाए, तो झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी। राव साहब ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे हो सकते हैं, बंदोबस्त करके जाना पड़ेगा। तब बाई साहब 200 सवारों को लेकर के बड़े गंभीर भाव से शहर में आ गई। सवारी सर्राफे और प्रमुख बाजारों से चली जा रही थी। बाई साहब के सम्मान में सिपाही आगे बंदूकों से हवा में फायर करते चले जा रहे थे। इस तरह सवारी महलों में पहुंच गई। महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं गए थे, कारण कि वे सब बायजा बाई साहब शिंदे के कारकुन थे। उन्होंने जाकर कहा कि इधर बायजा बाई साहब रहती हैं, अपने लोगों को इधर आने से रोक दीजिए। झांसी वाली रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को ताकीद कर दी कि जहां जहां बाई साहब के ताले पड़े हो उधर तुम लोगों के जाने का कोई काम नहीं है। बायजा बाई साहब 4-5 दिन पहले महल छोड़कर के परेड की तरफ चली गई थी। बिल्कुल सही बात है। झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहां की सब चीजें अपने ताबे में ले ली, सब कुछ, और फिर राव साहब और तात्या टोपे को खबर भेजी कि यहां सब कुछ ठीक है, आप चले आइए, अब कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, सब कुछ सही सलामत है। झांसी वाली रानी ने खबर भेज दिया तात्या टोपे को, और किसको? पेशवा को, राव साहब को। तब राव साहब की सवारी बड़ी ठाट बाट के साथ शहर के बड़े बड़े बाजारों से होकर धीरे धीरे आगे चलती हुई महलों में आई। शिंदे सरकार के मुनीमों और कारकुनों में उनको भेंट की। राव साहब ने कहा कि हम यहाँ ब्रह्मभोज कराना चाहते हैं, इसलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध करो, हम ब्रह्मभोज कराएंगे। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ 1-1 रुपया दक्षिणा भी बांटी जाए। जब तक हम यहां रहेंगे तब तक यह रोज काम चलेगा। मुनीमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुक्म के अनुसार सब सरंजाम हो जाएगा। सबने कहा कि हाँ ठीक है हुजूर, आपकी हुक्म के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इनका कहना था कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा भोजन का प्रबंध एकदम होते रहना चाहिए, ये भंडारा चलते रहना चाहिए। इस तरह बड़ी राजी खुशी से श्रीमंत राव साहब ने वहां 18 दिन बिताए। कितने दिन बिताए थे प्यारे बच्चों? 18 दिन बिताए थे। आप लोग जानते होंगे, ये सब नाम सुना है आप लोगों ने। रोज मुक्त द्वार होता था, शहर का प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था। मुरार में एक पलटन तैनात थी, लेकिन 18वें दिन 11-12 बजे के लगभग अचानक एक बड़ी खलबली मच गई। 18वें दिन बहुत बड़ी खलबली मची। वो क्या? खबर पड़ी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया है। उसी दम झांसी वाली बाई, तात्या टोपे और राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार के लिए निकल पड़े, क्योंकि अंग्रेज वहां पर भी आक्रमण कर दिए थे। मुरार में घमासान युद्ध छिड़ गया था भैया। झांसी वाली के गोली लगी, पर वह मानी नहीं। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा। उस समय वे घोड़े से गिरने लगी। तात्या टोपे ने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। झांसी वाली रानी को गोली लग गई, फिर भी वो पीछे नहीं हटने वाली थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ गया। उस समय वो घोड़े से गिरने लगी, शत्रु का तलवार पड़ गया, गिरने लगी। तब तात्या टोपे ने चट से उनको पकड़ करके संभाल करके, इस प्रकार बाई साहब के मृत देह को एक जगह रखकर लोगों ने उनका दहन किया। अंग्रेजों की जीत रही। गदर वाले इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार रण आंगन में उस मशहूर देवी स्वरूपिणी स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता, परंतु गदर वालों की सदा उत्साह और सुरता से चमकने वाली प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई। अंततः बाई साहब की वहां पर मृत्यु हो जाती है। उनका देह पड़ा रहता है। मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता, क्योंकि रण से पीछे नहीं हटी थी, वो जंग से पीछे नहीं हटी थी। एक पल के लिए उनको लगा था कि मैं अपनी महल के अंदर गोले बारूद लगा करके, आग लगा करके खुद को खत्म कर लूंगी, यहाँ की प्रजा को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, आप लोग शहर छोड़ करके चले जाना। लेकिन वो वृद्ध सरदार ने उनको समझाया कि आप महाराज हैं, आप शूर हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होगा। उससे बेहतर है रात को
कुछ निकलने का उपाय सोचिए। अगर शत्रु मिलेंगे तो 2 हाथ उनसे लड़ा भी जाएगा, लेकिन आत्महत्या से बेहतर है युद्ध भूमि में मृत होकर के स्वर्ग की प्राप्ति कर ली जाए। और अंततः वही हुआ कि झांसी वाली रानी अपने घोड़े पर सवार होकर के अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी। गोली लगा, फिर तलवारें लगी, फिर वो फिर भी रुकी नहीं है, लेकिन तात्या टोपे ने उनको संभाल कर अलग किया, एक जगह ले गया। लेकिन खबर ये मिलती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। मृतदेह को एक जगह रहकर लोगों ने उनका दहन किया, दाह संस्कार भी हुआ। अंग्रेजों की जीत भले हुई है, गदर वाले, लड़ाई वाले सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस रण के क्षेत्र में, उस युद्ध भूमि में, उस मशहूर देवी स्वरूपिणी स्त्री ने, देवी स्वरूपिणी, लेखक कहते हैं कि देवी का रूप धारण करने वाली वो स्त्री मृत्यु को पा करके स्वर्ग जीता। लेकिन गदर वालों की सदा जो उत्साह और शूरता से चमकने वाली जो वो देवी थी, वीरश्री, निस्तेज हो गई थी, अब जीवित नहीं रही थी। तो इस प्रकार इनकी वीरता की एक कहानी है प्यारे बच्चों। आंखों देखा गदर झांसी वाली रानी कि ये आप लोगों ने जो देखा, ये विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने अपनी आंखों से देखा था। और अभी भी लग रहा है जब हम पढ़ रहे हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है प्यारे बच्चों, माइंड जो है, जो ब्रेन है हमारा, वो पिक्चर में ज्यादा रहता है, पिक्चर देखना पसंद करता है। हम जब भी किसी वर्ड को सुनते हैं तुरंत हमारे माइंड में पिक्चर आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हमारे सामने हो रही है, हम आंखें बंद कर रहे हैं तो एक किला का भी चित्र आ रहा है माइंड में, अंग्रेजों का भी चित्र आ रहा है, युद्ध कैसे हो रहा होगा वो चित्र आ रहा है, जब घोड़े से ये गिर रही होंगी तब का चित्र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों के सामने ये युद्ध हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। तो विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जी ने, चूंकि ये वहां पर गए थे, युद्ध होने वाली थी तो फंस गए थे, चूंकि ये कर्मकांड थे, पूजा पाठ करा करके अपना जीवन यापन करते थे, तो इन्होंने ये गदर देखा था, ये युद्ध देखा था, लड़ाई अपने आंखों से देखा था। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके तो जरूर बता दीजिएगा कि भैया आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कभी कभी बड़ा कंजूसी कर देते हो, कमेंट नहीं करते हो। हाँ, चलिए, इमोशनल तो बिल्कुल है, और ये कोई गढ़ा हुआ कहानी कथा नहीं है, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है प्यारे बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों। जरूर कमेंट कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना? ओके, बाय।